बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में आरोही अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले आरोही के पिता का निधन हो चुका था। आरोही की माँ खेत में जाकर मजदूरी किया करती थी। वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलते उसी से आरोही की माँ अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन आरोही अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत समय हो गया, आपने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। अगर आप मुझे गुलाब जामुन नहीं खिला सकती तो कम से कम जलेबी ही खिला दो। मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो है। खेतों में मजदूरी करके चंद ही रुपये मिलते हैं, जिससे घर का खर्च चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर जलेबी जरूर खिलाऊंगी। थोड़ा इंतजार करो। आरोही बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। आरोही अपनी दोस्त काव्या के पास जाती है। काव्या आरोही के ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वह बहुत अमीर थी। आरोही काव्या के घर जाकर देखती है तो वहाँ पर नए नए तरह के बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे थे, जिन्हें देखकर आरोही की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी काव्या आरोही से कहती है, आरोही, अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरी इतनी सारी चीजों को देखकर नजर तो मत लगाओ। वैसे आरोही, तुमने कभी अपने सपनों में भी इतनी सारी चीजें नहीं देखी होंगी। और देखो, मेरे पास सब कुछ, ये सब सच में है। मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है और तुम्हारी जिंदगी कैसी है? सच में काव्या, तुम्हारे पास तो कितना कुछ है। काव्या, ये सुंदर वाली डॉल मुझे दिखाओ ना, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुझे अपना एक खिलौना नहीं दिखाऊंगी। मम्मी ने मुझसे मना किया है कि अपनी महंगी महंगी चीजें किसी को दिखानी नहीं चाहिए। अगर तूने इन्हें हाथ लगाया तो ये खराब नहीं हो जाएंगी। मैं अपनी डॉल से तुझे नहीं खेलने दूंगी। तू यहाँ मेरा होमवर्क करने आई है तो जल्दी से मेरा होमवर्क कर और यहाँ से जा और मेरी चीजों को नजर मत लगा। काव्या, तुमने मुझे अपनी दोस्त सिर्फ इसलिए ही बनाया है कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूं। दोस्त तो ऐसे होते हैं, जो चीज मेरी वो चीज तुम्हारी, जो चीज तुम्हारी वो चीज मेरी, ऐसा ही तो होता है। और तुम मुझे अपनी एक भी चीज को हाथ नहीं लगाने देती, फिर ये कैसी दोस्ती? आरोही, तू कितनी गरीब है। स्कूल में तुझसे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता। पूरे स्कूल में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तेरे से बात करती हूँ। अगर तू ये चाहती है कि मैं भी तेरे से बात करना बंद कर दूँ तो जा यहाँ से, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगी। नहीं नहीं काव्या, तुम मुझसे बात करना बंद मत करना। एक तुम ही तो हो जो तुम मुझसे बात करती हो, वरना मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करता। मैं अभी तुम्हारा होमवर्क कर देती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी आरोही काव्या का होमवर्क करती है और काव्या अपने खिलौनों के साथ खेलती है, मिठाइयाँ खाती है। दूर बैठी आरोही यह सब देखकर बहुत ललचाती है, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह गरीब थी, उसकी किस्मत काव्या की तरह नहीं थी। वह नए नए खिलौनों के साथ नहीं खेल सकती, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी पसंद की मिठाइयाँ नहीं खा सकती। आरोही काव्या का होमवर्क कर कर घर वापस आ जाती है और घर आकर बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है, काव्या मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वो तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उसे अपनी सच्ची दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? आरोही बेटा, चुप हो जाओ। लगता है आज काव्या ने तुम्हें तुम्हारी जगह बता दी, इसलिए तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक दिन देखना, हमारे भी दिन बदल जाएंगे। ऐसा कहकर आरोही की माँ आरोही को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरोही की माँ आरोही को स्कूल जाते समय 50 रुपए देकर उससे कहती है कि वह बाहर से अपनी पसंद की मिठाई खरीद कर खा ले। यह सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, आज आप मुझे 50 रुपए दे रही हैं,
मिठाई खाने के लिए मैं अपने लिए 2 गुलाब जामुन और आपके लिए सोन पापड़ी लेकर आऊंगी। मुझे पता है आपको सोन पापड़ी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर आरोही खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद काव्या के साथ घर आ रही थी। तभी काव्या से आरोही कहती है, काव्या तुम्हें पता है आज माँ ने मुझे 50 रुपए दिए हैं अपनी पसंद की मिठाई खाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने लिए गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी। तुम गरीबों की भी क्या औकात होती है। तुम 50 रुपए के लिए कितना खुश होते हो और यहाँ मेरे बैंक में 50-50 लाख रुपए पड़े रहते हैं, फिर भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। ऐसा कहकर काव्या आरोही का बहुत मजाक उड़ाती है, उस पर बहुत हंसती है। तभी वहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं। दीदी दीदी हमारी मदद करो, हमें कुछ पैसे दे दो, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत समय हो गया हम दोनों भाई बहन ने कुछ नहीं खाया। छी छी दूर हटो, यहाँ से दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, लगता है सालों से नहाए नहीं हो। चलो दूर हटो यहाँ से। हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। जाओ यहाँ से। आ जाते हैं भिखारी लोग। दीदी आप ही हमारी मदद कर दो, बहुत भूख लगी है। दोनों बच्चों की ये हालत देखकर आरोही को उनके ऊपर बहुत दया आती है और वह उन दोनों बच्चों को 50 रुपए निकाल कर देती है और उनसे कहती है, ये लो प्यारे बच्चों, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूँ। ऐसा कहकर आरोही उन बच्चों से बहुत प्यार से बात करती है। तभी वह दोनों बच्चे सुंदर परी में बदल जाते हैं। परी को देखकर आरोही और काव्या दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी परी आरोही से कहती हैं, आरोही तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। हमें तुम जैसी ही लड़की की तलाश थी। हम बहुत दिनों से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रहे थे। और काव्या तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। आरोही तुम हमारे साथ जादुई चांद की दुनिया में चलोगी। परी की यह बातें सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है, लेकिन काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ती है और वह सोचती है, देखो तो इस गरीब की किस्मत जादुई चांद की दुनिया पड़ जाएगी और मैं पृथ्वी पर रहूंगी। मेरे पास कितने सारे धन दौलत है, लेकिन मैं फिर भी चांद की दुनिया नहीं देख सकती। वहाँ पर क्या क्या होता होगा। इस गरीब के तो मजे आ गए। ऐसा सोचकर काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रही थी। तभी आरोही दोनों परियों से कहती है, परी जी अगर आप बुरा न मानो तो मैं अपनी दोस्त काव्या को जादुई चांद की दुनिया में ले जाना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त काव्या को अपने साथ जादुई चांद की दुनिया में लेकर जाना चाहती हो तो शौक से लेकर जाओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें जादुई चांद की दुनिया में इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम लोगों की मदद करती हो, इसलिए तुम वहाँ जाकर लालच नहीं करोगी। मगर तुम्हारी दोस्त काव्या का कुछ नहीं पता। दोनों परियां आरोही और काव्या को समझाकर चांद की दुनिया में ले जाती हैं और वहां जाकर आरोही और काव्या देखती हैं तो पृथ्वी से बिल्कुल अलग नजारा होता है। चांद बिल्कुल चौदहवीं की तरह चमक रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ऐसा नजारा आरोही और काव्या ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तभी आरोही काव्या से कहती है, काव्या यह जादुई चांद की दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा चांद कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम सपने में हैं। अब तुम दोनों जादुई चांद की दुनिया में आ गई हो तो तुम्हें जादुई चांद की दुनिया की शक्तियाँ भी मिलनी चाहिए। तुम दोनों एक एक कर चांद के पास जाओगी और चांद तुमसे जो भी कुछ कहेगा, अगर तुमने चांद को खुश किया तो तुम पृथ्वी की सबसे अमीर लड़की बन जाओगी। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से काव्या को चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद काव्या से कहता है, तुम्हारा जादुई चांद की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। अगर तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना चाहती हो तो तुम अपने दोस्त आरोही को मारना होगा। क्या तुम उसे मारने के लिए तैयार हो?
हाँ हाँ जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, मैं अपनी दोस्त आरोही को मारने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना है। ठीक है, अब तुम जाओ। चांद के इतना कहते ही काव्या अपनी जगह आ जाती है। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से आरोही को भी चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद आरोही से भी यही सवाल करता है तो आरोही चांद से कहती है, जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, अगर किसी को मारकर मुझे धन दौलत मिलती है तो मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए। मैं गरीब ही खुश हूँ। मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए जहाँ मुझे अपने दोस्त का खून बहाना पड़े। आप अपनी धन दौलत अपने ही पास रखो। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो। दोनों परियों ने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल गईं, जो एक मायावी चुड़ैल ने छीन ली थी। मेरी शक्तियाँ सिर्फ वही वापस ला सकता था जिसका दिल सुंदर हो और वह दूसरों की मदद करता हो। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मेरी शक्तियाँ से तुम्हें भी शक्तियाँ मिलेंगी और तुम पृथ्वी पर जाकर बहुत अमीर हो जाओगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारे दोस्त को सजा मिलेगी। ऐसा कहकर चांद काव्या को बहुत बदसूरत बना देता है। काव्या खुद को इतना बदसूरत देखकर बहुत रोती है। तभी परी काव्या से कहती है, काव्या, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुम अपनी इतनी अच्छी दोस्त को मारना चाहती थी। आरोही ने तुम्हें मारने से मना कर दिया। उसने धन दौलत का लालच नहीं किया, उसके पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तुमने धन दौलत का लालच किया। पृथ्वी पर जाकर आरोही बहुत अमीर हो जाएगी और तुम बिल्कुल गरीब हो जाओगी। परी की यह बातें सुनकर काव्या और भी ज्यादा रोती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह आरोही से माफी मांगती है। आरोही, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया और आज तो मैं तुम्हें मारने तक के लिए भी तैयार हो गई। मुझे जैसी दोस्त तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी दोस्त भी अच्छी ही होनी चाहिए। बस तुम मुझे माफ कर दो। काव्या, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गलती तो हम इंसानों से ही होती है। मैंने तुम्हें माफ किया। परी जी, मैं चाहती हूँ आप मेरी दोस्त काव्या को पहले की तरह सुंदर कर दो और आपने उससे जो धन दौलत छीनी है उसे आप वापस कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त एक गरीबी की जिंदगी जिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं आरोही, तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। जादुई चांद की शक्तियाँ तुम्हारी वजह से वापस आई हैं, इसलिए तुम हमसे जो भी कुछ कहोगी हम वह तुरंत कर देंगे। ऐसा कहकर परी काव्या को पहले की तरह सुंदर कर देती है और दोनों दोस्त जादुई चांद की दुनिया से पृथ्वी पर आ जाती हैं। आरोही के पास अद्भुत शक्तियाँ थी और वह घर आकर अपनी माँ को सब बताती है। यह सुनकर आरोही की माँ बहुत खुश हो जाती है। अब आरोही अपनी शक्तियों की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और अपने साथ साथ गरीब और अनाथ बच्चों की बहुत मदद करती है और काव्या भी आरोही के साथ उसकी मदद करती है। अब दोनों दोस्त एक साथ सच्ची दोस्ती निभाती हैं और खुश रहती हैं। इसी तरह आरोही जादुई चांद की दुनिया की शक्ति की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी। भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है। जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है
और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा। मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर
क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया। जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है। जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी।
मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले। मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी, इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।